गुड मॉर्निंग 9 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पार्ट 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अभी हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भारत की जो भूमि है वो भू आकृतियों में पाई जाती है और ये आकृतियाँ अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे कहीं पर पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं द्वीप समूह पाए जाते हैं। भूखंडीय तौर पर देखा जाए तो भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मैंने बताया था कि वे ऐसा भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरी होती है। तो भारत का जो निचला भाग है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ है अरब सागर, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर है, घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। फिर भारत को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसका वितरण किया गया है और ये वितरण कितने प्रकार से हमने देखा था? 6 प्रकार से, जिसमें पहला था हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हम पढ़ रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें हमने बहुत सारे पर्वतों के नाम देखे थे। अब हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर जो 8 पर आखिरी पैराग्राफ दिया है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिका कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में होती है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, चट्टानों से बनी है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच के स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और इसके आसपास के जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनके नाम के आगे भी क्या लगा है? दून लगा है। जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण और उसके आसपास की जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे सतलुज और सिंधु नदी, इसके बीच का जो हिमालय का भाग है वो पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसके बीच का भाग? सतलुज और सिंधु नदी के बीच का भाग किसके नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कुमाऊं। जो भारत के हिमालय में स्थित सतलुज और काली नदियों के जो बीच का रास्ता है उसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियां हिमालय का तीस्ता दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी हमने पता किए हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बताती है। सबसे पूर्वी सीमा बनती है हिमालय की ब्रह्मपुत्र हिमालय की। दिहांग महाखंड गार्ह के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ आता है और भारत को पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से ये जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर से पूर्व की ओर। मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैलों से बनी है। ये घने जंगलों से भी ढकी है। अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हिमालय पर्वतमाला। अब हम जो दूसरा भाग है वो क्या है? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सी मृदा से? जलोढ़। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है।
जिससे इस उपजाऊ मृदा का और उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ है। सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के लिए भी यह देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई एक प्रमुख स्रोत होना जरूरी है। मतलब सिंचाई से ही क्या होती है, कृषि अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती हैं। तो ये मैदानी भाग है और इसके आसपास जो भी नदियाँ हैं वो जो मिट्टी बहा कर लाती हैं इन मैदानों में, वो सब मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। इसलिए कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा माना जाता है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण का कार्य करती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी गति क्या हो जाती है, नदी की गति कम हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है और ये नदियाँ निचले भागों में क्या करती हैं, गाद एकत्रित करती हैं। कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। अब नदियाँ क्या होती है, धीरे धीरे अलग अलग भागों में बहती हैं और इन धाराएँ बनाती है और इन धाराओं को क्या कहा जाता है, वितरिकाएँ कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब उत्तरी मैदान को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। पश्चिमी भाग को कौन सा मैदान कहा जाता है? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। देखा जाए जब पाकिस्तान भारत के क्षेत्र में ही था, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था तो ये पूरा एक ही इलाका माना जाता था, एक ही क्षेत्र माना जाता था। लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, इसलिए इसका बहुत बड़ा जो मैदानी भाग है वो किस इलाके में है? पाकिस्तान के इलाके में है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रविए, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब किसे कहा जाता है? तो 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, यानी आब मतलब पानी। पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पंजाब। गंगा के मैदान का विस्तार घर तीस्ता नदियों से, घाघर नदियाँ और तीस्ता नदियों के बीच का है। यह उत्तरी भारत के राज्यों, अब कौन कौन से राज्यों? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है और यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता पाई जाए। अब उत्तरी मैदानों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो उत्तरी मैदान है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे कि नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है और ये पट्टियाँ क्या हो गई हैं? विलुप्त हो जाती हैं आगे जाके। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएँ यानी नदियाँ और पुनः यहाँ से क्या होती हैं? निकलती हैं, एक एवं नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। जैसे ये नदियाँ आगे की ओर बहती है ये दलदली क्षेत्र में बदल जाती हैं। इसे तराई कहा जाता है और वो क्षेत्र कौन सा क्या नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों वाला क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे वो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट चुके हैं और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। दुधवा नाम का राष्ट्रीय पार्क भी यही क्षेत्र में स्थित है और जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे वो यहीं पर आकर बस गए और उन्होंने जो घने जंगल थे उनको
काट के वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जैसी आकृतियाँ प्रदर्शित करते हैं और इस भाग को भांगर कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे भाबर और भांगर के बारे में। ये क्षेत्र चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा में इसको कंकड़ भी कहा जाता है। यहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं? कंकड़। और बाढ़ वाले मैदान में युवा निक्षेपण को खादर कहते हैं। हम आगे जानेंगे कि भागर और खादर में क्या अंतर है। इन सब में देखा जाए तो लगभग पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श भी माने जाते हैं। तो जो मैदानी भाग है वो खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी है और इस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है और एक अच्छी फसल उपलब्ध होती है। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।